नमस्कार साथियों, कल अपन ने पढ़ा रेखीय विकर्मित अनुदेशन। अब आगे अपन बात करेंगे शाखीय विकर्मित अनुदेशन की। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों कि शाखीय विकर्मित अनुदेशन है, इसके प्रतिपादक कौन हैं। तो दोस्तों इसके प्रतिपादक हैं नॉर्मन ए क्राउडर, यानी इसके प्रतिपादक नॉर्मन ए क्राउडर हैं। सवाल आता है कि इसका प्रतिपादन कब किया गया, तो 1960 ईस्वी में किया गया। अब इस अभिकर्मित अनुदेशन को क्राउडर द्वारा प्रतिपादित करने के कारण अपन क्राउडेरियन अभिकर्म भी कहते हैं। इसी को क्राउडेरियन अभिकर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जैसा कल आपने पढ़ा था, रेखीय विकर्मित अनुदेशन को दोस्तों बाह्य विकर्मित अनुदेशन कहते हैं, क्योंकि रेखीय विकर्मित अनुदेशन में छात्र की जो अनुक्रियाएं हैं वह रेखीय विकर्मित अनुदेशन के निर्माता द्वारा बाहर से नियंत्रित की जाती हैं, इसलिए वो तो बाह्य विकर्मित अनुदेशन था। जबकि इसमें छात्र की अनुक्रिया है ना, वो छात्र अनुक्रिया करने के लिए स्वतंत्र होता है, इसलिए इसे आंतरिक अभिकर्मित अनुदेशन भी कहा जाता है। तो इसी को आप आंतरिक अभिकर्मित अनुदेशन भी कह सकते हैं। एक बार यहां तक दोबारा देखें, शाखीय विकर्मित अनुदेशन के प्रतिपादक तो हैं दोस्तों नॉर्मन ए क्राउडर, और प्रतिपादन कब किया है, सन 1960 में किया है। इसके बाद इस अभिकर्मित अनुदेशन को कहा क्या जाता है, तो जवाब होगा दोस्तों क्राउडर के द्वारा निर्मित होने के कारण इसे क्राउडेरियन अभिकर्म या क्राउडेरियन अभिकर्मित अनुदेशन भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें छात्र की जो अनुक्रियाएं हैं उनके लिए वो स्वतंत्र होता है, इसलिए इसे आंतरिक अभिकर्मित अनुदेशन भी कहा जाता है। अब इस अभिकर्मित अनुदेशन की सामान्य जो प्रक्रिया है वो क्या है, तो देखो इसमें दोस्तों छात्र को सबसे पहले एक फ्रेम पढ़ने के लिए दिया जाता है। अगर अपन बात करें तो इसमें सर्वप्रथम छात्र को एक फ्रेम पढ़ने के लिए दिया जाता है। अब जैसे ही छात्र इस फ्रेम को पढ़ लेता है, उसके बाद छात्र से प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर प्रश्न पूछा जाता है। यानी पहले छात्र फ्रेम पढ़ेगा, उसके बाद फ्रेम पढ़ने के बाद उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और खास बात यहां पर यह है दोस्तों कि इन प्रश्नों का जवाब है ना, वो छात्र को लिखकर देना नहीं होता, बल्कि इस शाखीय विकर्मित अनुदेशन में प्रश्न के साथ विकल्प दिए होते हैं, और उन विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर छात्र है वो अपना उत्तर देता है। अर्थात छात्र उत्तर किस रूप में देगा, तो अपना जवाब होगा दिए गए विकल्पों में से चुनकर। ये इसकी सामान्य प्रक्रिया है। सबसे पहले छात्र को एक फ्रेम पढ़ने के लिए दिया जाता है, फिर उस फ्रेम के पढ़ने के बाद उस छात्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। छात्र अपने प्रश्नों का जो उत्तर है वो लिखकर नहीं देता, बल्कि दिए गए विकल्पों में से विकल्प चुनकर वह उत्तर देता है। इसके साथ ही दोस्तों छात्र ने जो उत्तर दिया वो गलत है या उत्तर है वो सही है। अगर छात्र ने उत्तर गलत दिया है तो उसे निदानात्मक परीक्षण करने के लिए एक अन्य फ्रेम पढ़वाया जाता है, और सही उत्तर आने के बाद ही छात्र है वो अगले फ्रेम में पहुंच
पाता है। दोबारा देखना, सबसे पहले छात्र को एक फ्रेम पढ़ने के लिए दिया जाएगा, उसके बाद उस फ्रेम से संबंधित छात्र से प्रश्न किए जाएंगे। छात्र उन प्रश्नों का जवाब लिखकर नहीं देगा, बल्कि दिए गए विकल्पों में से विकल्प चुनकर उत्तर देता है। और यदि छात्र द्वारा दिया गया उत्तर सही नहीं है, अगर उत्तर सही है तो वो अगले फ्रेम में पहुंच जाएगा। और मान लो छात्र ने जो उत्तर दिया वो उत्तर सही नहीं हो, तो छात्र को निदानात्मक परीक्षण के लिए एक अन्य फ्रेम पढ़वाया जाएगा। और जब तक कि उत्तर सही नहीं आ जाता तब तक वह अगले फ्रेम में नहीं पहुंच पाता, यानी सही उत्तर आने के बाद ही वह अगले फ्रेम में पहुंच पाता है। ठीक है, कहने का मतलब इस साक्ष्य विकर्मित अनुदेशन में विकल्प चुनकर अनुदेशन की व्यवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर इस अनुदेशन में जो प्रश्न है या यूं कहें अपन जो समस्या है वो एक मशीन या पुस्तक के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रश्नों की जो श्रृंखला है ना, उसे पुस्तक के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। और जिस पुस्तक का प्रयोग साक्ष्य विकर्मित अनुदेशन के प्रस्तुतिकरण में किया जाता है दोस्तों, कई बार उस पुस्तक के बारे में प्रश्न आ जाता है कि साक्ष्य विकर्मित अनुदेशन में पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो उस पुस्तक को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसी पुस्तक को प्रयास पुस्तक कहते हैं। अक्सर आ जाता है ये वह पुस्तक जिसके द्वारा साक्ष्य विकर्मित अनुदेशन प्रस्तुत किया जाए, उस पुस्तक को क्या कहा जाता है। तो उस पुस्तक को प्रयास पाठ्य पुस्तक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद प्रश्न आता है कि साक्ष्य विकर्मित अनुदेशन है ये कौन सी पद्धति पर आधारित है। तो दोस्तों ये एक परंपरागत पद्धति पर आधारित है, जिसे आप कह सकते हैं ट्यूटोरियल पद्धति। यानी ये कौन सी पद्धति पर आधारित है, तो अपना जवाब होगा यह ट्यूटोरियल पद्धति पर आधारित है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो इस साक्ष्य विकर्मित अनुदेशन की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है। तो दोस्तों साक्ष्य विकर्मित अनुदेशन में अनुदेशन के साथ साथ, अनुदेशन का अभिप्राय आप कल पढ़ चुके हैं, अनुदेशन का मतलब होता है सीखना या अधिगम करना। तो सीखने के साथ साथ इसमें निदान व उपचार की व्यवस्था होती है। कई बार प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि निम्न में से किस अभिकर्मित अनुदेशन में अनुदेशन के साथ साथ निदान व उपचार की व्यवस्था होती है। तो अपना जवाब होगा दोस्तों साक्ष्य अभिकर्मित अनुदेशन में होता है। अर्थात साक्ष्य विकर्मित जो अनुदेशन है ना, इस साक्ष्य विकर्मित अनुदेशन में 3 क्रियाएं शामिल होती हैं। अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है इनका भी कि साक्ष्य विकर्मित अनुदेशन में शामिल प्रमुख क्रियाएं कौन सी हैं। तो याद रखें इसमें कुल 3 क्रियाएं शामिल हैं। और वो 3 क्रियाएं हैं कौन सी। सबसे पहले प्रस्तुतिकरण, उसके बाद निदान, और तीसरी क्रिया है दोस्तों उपचार। प्रस्तुतिकरण, निदान और उपचार। अब प्रश्न आता है कि साक्ष्य विकर्मित अनुदेशन में जिन प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है वो प्रश्न कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो दोस्तों जो अपना साक्ष्य विकर्मित अनुदेशन है ना, इसमें जिन प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है वो प्रश्न मुख्यतः 5 प्रकार के हो सकते हैं। साक्ष्य विकर्मित अनुदेशन में प्रयुक्त या प्रस्तुत किए जाने वाले प्रश्न सामान्यतः कितने प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों, 5 प्रकार के। अब सवाल आता है ये 5 प्रकार हैं कौन से। तो सबसे पहला प्रकार है बहुविकल्पीय प्रश्न। दूसरा है दोस्तों पुंज प्रश्न। इसके बाद अगर अपन बात करें तो तीसरा जो प्रश्न है दोस्तों वो है रेखीय क्रम वाले प्रश्न। रेखीय क्रम वाले प्रश्न। और शेष जो रह गए हैं उनका संबंध रचनात्मकता से होता है। एक तो होता है रचना अनुक्रिया पर आधारित प्रश्न, रचना अनुक्रिया पर आधारित प्रश्न।
और लास्ट दोस्तों पांचवें प्रकार का जो प्रश्न होता है वो होता है रचनात्मक विकल्पीय प्रश्न। विकल्पीय प्रश्न। तो साक्ष्य विक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार का होता है, या यूं कहें साक्ष्य विक्रमित अनुदेशन में प्रयुक्त प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? तो जवाब दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। और वो 5 प्रकार के प्रश्न है कौन से? पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न, दूसरा है पुंज प्रश्न, तीसरा है रेखीय क्रम वाले प्रश्न, चौथा है दोस्तों रचना अनुक्रिया पर आधारित प्रश्न, और पांचवा है रचनात्मक विकल्पीय प्रश्न। ठीक है दोस्तों, एक बार यहां तक रिवाइज करें, उसके बाद अपन बात करेंगे साक्ष्य विक्रमित अनुदेशन के गुण और दोषों की। एक बार दोबारा देखना, साक्ष्य विक्रमित अनुदेशन है, इसके प्रतिपादक हैं नॉर्मन ए क्राउडर, और इन्होंने इस विक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन दोस्तों किया है सन 1960 में। क्राउडर द्वारा निर्मित होने के कारण इसे क्राउडेरियन अभिक्रम या क्राउडेरियन अभिक्रमित अनुदेशन भी कहा जाता है। इसके अलावा इस अभिक्रमित अनुदेशन में छात्र हैं वो क्रिया करने के लिए स्वतंत्र रूप से क्रिया करते हैं, यानी उन पर बाहर से कोई बाध्यता या नियंत्रण नहीं होता, इसलिए इसे आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन भी कहा जाता है। दोस्तों इसमें सबसे पहले छात्रों को एक फ्रेम पढ़ने के लिए दी जाती है, और जब छात्र फ्रेम को पढ़ लेता है तब उस फ्रेम से संबंधित उससे प्रश्न किए जाते हैं, और छात्र इन प्रश्नों का जवाब दोस्तों दिए गए विकल्पों में से चुनकर देता है, अर्थात इसमें छात्र को जवाब लिखकर देना नहीं होता। मान लो छात्र ने जवाब सही दे दिया, तब तो वह अगले फ्रेम में पहुंच जाता है, और यदि छात्र जवाब सही नहीं देता, छात्र का जवाब गलत होता है, तो निदानात्मक परीक्षण हेतु उसे अन्य फ्रेम पढ़वाया जाता है, और जब उत्तर सही आ जाए तब वह अगले फ्रेम में पहुंच पाता है। कहने का मतलब अभिक्रमित जो साक्ष्य विक्रमित अनुदेशन है, इसमें विकल्प चुनकर अनुदेशन की व्यवस्था होती है। फिर उसके बाद अपन ने बात की प्रयास पाठ्य पुस्तक की, तो साक्ष्य विक्रमित अनुदेशन है, यह एक मशीन या पुस्तक के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे एक मशीन के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हो आप, ये एक पुस्तक के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हो, और पुस्तक के रूप में यदि इसे प्रस्तुत किया जाए तो उस पुस्तक को दोस्तों अपन प्रयास पाठ्य पुस्तक कहते हैं। फिर प्रश्न बात की अपन ने कि साक्ष्य विक्रमित अनुदेशन है, ये किस प्राचीन पद्धति पर, परंपरागत पद्धति पर आधारित है? तो दोस्तों ये ट्यूटोरियल पद्धति पर आधारित है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आप ध्यान में रखें। इसके बाद प्रश्न आता है कि कौन से अभिक्रमित अनुदेशन में अनुदेशन के साथ साथ निदान व उपचार की व्यवस्था होती है? तो दोस्तों वो भी साक्ष्य विक्रमित अनुदेशन है। इसमें अनुदेशन के साथ साथ निदान व उपचार की व्यवस्था होती है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि साक्ष्य विक्रमित अनुदेशन है ना, इसमें 3 क्रियाएं शामिल होती हैं, प्रस्तुतिकरण, निदान और उपचार। फिर बात की दोस्तों कि साक्ष्य विक्रमित अनुदेशन है, ये कितने प्रकार का होता है, या इसमें कितने प्रकार के प्रश्न शामिल किए जाते हैं? तो दोस्तों 5 प्रकार के प्रश्न शामिल किए जाते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न हो सकते हैं, पुंज प्रश्न हो सकते हैं, रेखीय क्रम वाले प्रश्न हो सकते हैं, रचना अनुक्रिया पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं, या दोस्तों रचनात्मक विकल्पीय प्रश्न हो सकते हैं। अब बात करें इसके गुण और दोषों की। ठीक है दोस्तों, तो इसके पहले बात गुणों की करें यदि, तो ये जो साक्ष्य विक्रमित अनुदेशन है ना, इसमें आवश्यकता अनुसार विभिन्न जो पद हैं उनसे होकर के छात्र है वो अंतिम व्यवहार तक पहुंच सकता है। अर्थात इस अभिक्रमित अनुदेशन में छात्र को आवश्यकता अनुसार विभिन्न पदों पर से होते हुए अंतिम व्यवहार तक पहुंचने की स्वतंत्रता होती है। तो पहला गुण तो ये हो गया। इसके बाद बात करें तो जैसे रेखीय विक्रमित अनुदेशन था ना, उसमें केवल प्रश्न था, प्रश्न का आपको लिखित जवाब देना होता था, लेकिन इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रश्न दिया हुआ है और उसके कई सारे विकल्प दिए गए हैं। इसका मतलब इसमें अधिक जो पाठ्य सामग्री है दोस्तों उसको समायोजित किया जा सकता है। तो दूसरा इसका गुण होगा कि साक्ष्य विक्रमित अनुदेशन में अधिक पाठ्य सामग्री समायोजित की जा सकती है। फिर यदि अपन बात करें तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का उपयोग उच्च शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है? तो दोस्तों वो साक्ष्य विक्रमित अनुदेशन ही है।
इसका उपयोग अपन उच्च शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभिकर्मित अनुदेशन के अगले गुण की बात करें तो जो प्रोसेस पढ़ी है वहीं से निकल कर आएगा कि इसमें उत्तर है वो लिखकर नहीं देना होता, बल्कि उपलब्ध विकल्पों में से सही विकल्प चुनना होता है। अब छात्र दिए गए विकल्पों में से यदि सही विकल्प का चयन करेगा तो दोस्तों वो तर्क के आधार पर उस सही विकल्प तक पहुंचेगा। अर्थात शाकीय विकर्मित अनुदेशन द्वारा शिक्षण से या शिक्षण में इसके प्रयोग से छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास भी होता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अगर छात्र गलती भी कर देता है तो दोस्तों यहां इस शाकीय विकर्मित अनुदेशन में गलतियों के उपचार की व्यवस्था होती है। तो अगला गुण हो जाएगा कि शाकीय अभिकर्मित अनुदेशन में गलतियों के उपचार की व्यवस्था होती है। इसके अलावा छात्रों इसमें दोस्तों इसमें छात्रों की क्षमताओं को महत्व दिया जाता है। रेखीय विकर्मित अनुदेशन में तो क्या था, पाठ्य वस्तु को ज्यादा महत्व दिया गया था, जबकि इसमें छात्रों की क्षमताओं को महत्व दिया जाता है। फिर आपने रेखीय विकर्मित अनुदेशन में एक दोष पढ़ा था कि सामान्यतः जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं ना वो खंडित ज्ञान प्राप्त करना पसंद नहीं करते। उन प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयुक्त अभिकर्मित अनुदेशन आपका शाकीय विकर्मित अनुदेशन होगा, क्योंकि इस अभिकर्मित अनुदेशन से प्रतिभाशाली बालकों का समय बच जाता है। इसके बाद अगर अपन बात करें गुण की तो इसमें उत्तर सही है या गलत है इसका तुरंत पता चल जाता है। अर्थात छात्र द्वारा की गई अनुक्रिया का पृष्ठ पोषण तुरंत प्रदान कर दिया जाता है। इसके बाद लास्ट अगर गुण की अपन बात करें तो शाकीय विकर्मित अनुदेशन जो है ना इसमें छात्र है वो अनुक्रिया व उसके क्रम पर नियंत्रण रखता है। अर्थात शाकीय विकर्मित अनुदेशन में अनुक्रिया व उसके क्रम पर छात्र का नियंत्रण रहता है, न कि अभिकर्मित अनुदेशन के निर्माता का। इसीलिए तो इसको आपने क्या कहा है, आंतरिक अभिकर्मित अनुदेशन। क्यों कहा है, क्योंकि इस अभिकर्मित अनुदेशन में अनुक्रिया और उन अनुक्रियाओं के क्रम पर छात्र का ही नियंत्रण होता है। पहले कौन सी करनी है, बाद में कौन सी करनी है, छात्र स्वतंत्र रहता है इसके लिए। ये तो हो गए इस शाकीय विकर्मित अनुदेशन के गुण, जैसे कि छात्र आवश्यकता अनुसार विभिन्न पदों से होकर अंतिम व्यवहार तक पहुंच सकता है। इसके अलावा इसमें अधिक सामग्री समायोजित की जा सकती है। अगले गुण की बात करें तो इसका उपयोग उच्च शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में किया जा सकता है। इसमें उपलब्ध विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर देना होता है। इससे छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास होता है। इसके अलावा इस विकर्मित अनुदेशन में गलतियों के उपचार की व्यवस्था होती है। छात्रों की क्षमताओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है। प्रतिभाशाली बालकों का समय बचता है। इसमें छात्र की अनुक्रिया के प्रति तुरंत पृष्ठ पोषण प्रदान किया जाता है और छात्र अनुक्रिया और उसके क्रम पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। अर्थात अनुक्रिया और उनका क्रम छात्र के नियंत्रण में होता है। अब बात करें दोस्तों दोष की, तो जैसा कि आपको पता है इसमें अधिक सामग्री समायोजित हो सकती है। तो इसमें का जो निर्माण है वो महंगा होगा, क्यों, क्योंकि इसमें प्रश्नों की संख्या ज्यादा होगी। तो पहला दोष तो आ जाएगा कि शाकीय विकर्मित अनुदेशन एक महंगी तकनीक है। दूसरा दोष हो जाएगा इसका निर्माण है वो रेखीय विकर्मित अनुदेशन की तुलना में कठिन है। रेखीय का तो निर्माण सरल था और इसका निर्माण क्या है दोस्तों, कठिन है। इसके अलावा मान लो छात्रों को सही विकल्प का पता नहीं हो, उसे सही विकल्प का ध्यान नहीं हो, उसकी सही विकल्प की जानकारी नहीं हो, तो सही विकल्प को ढूंढने में समय अधिक लगता है। इसी प्रकार मंदबुद्धि बालकों के लिए ये जो शाकीय विकर्मित अनुदेशन है ये उपयुक्त नहीं है। इसी प्रकार अपन बात करें तो जो अपनी विषय वस्तु होती है ना, पाठ्य सामग्री जो है, संपूर्ण पाठ्य सामग्री के लिए आपका ये शाकीय विकर्मित अनुदेशन है वो उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा अपन बात करें तो इसमें प्रश्नों की संख्या अधिक होती है, इसलिए छात्र है वो प्रश्न पलटते पलटते थकान का अनुभव करते हैं, ऊब जाते हैं। और लास्ट दोष की अपन बात करें तो देखो दोस्तों इसमें
अनुमान के आधार पर भी छात्र है वो सही विकल्प चुन सकता है, अर्थात अनुमान के सहारे भी सही उत्तर देने की संभावनाएं रहती हैं, इसलिए वास्तविक मूल्यांकन नहीं हो पाता। और लास्ट बात करें तो यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों, ये केवल उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसको आप एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे अपनी प्रारंभिक कक्षाओं की जो पुस्तकें होती हैं दोस्तों, आप भी पढ़ कर आए हैं, हम भी पढ़ कर आए हैं, वहां आपने देखा होगा कि सामान्यतः प्रारंभिक कक्षाओं में वैकल्पिक प्रश्न नहीं होते, उनमें खालिस्तान पूर्ति, एक शब्द वाले, एक लाइन वाले उत्तर होते हैं, यानी ज्यादातर में उत्तर लिखकर देना होता है। तो जो छोटी कक्षाएं हैं ना, उनके लिए रेखीय विकर्मित अनुदेशन उपयुक्त होता है, जबकि शाखीय विकर्मित अनुदेशन है, इसका उपयोग केवल उच्च कक्षाओं में किया जाता है। ये यूं कह दें कि ये केवल उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। तो एक बार दोबारा से दोष देखना, पहला दोष हो जाएगा ये केवल उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, दूसरा दोष हो जाएगा ये है एक महंगी तकनीक है, तीसरा दोष हो जाएगा इसका निर्माण कठिन है, चौथा दोष हो जाएगा सही विकल्प की जानकारी नहीं होने पर उसे ढूंढने में समय अधिक लगता है, पांचवां दोष हो जाएगा मंदबुद्धि बालकों के लिए यह अभिकर्मित अनुदेशन उपयुक्त नहीं है। तो छठवां दोष हो जाएगा कि संपूर्ण पाठ्य सामग्री के लिए है यह उपयुक्त नहीं है, या संपूर्ण पाठ्य सामग्री जो है उसके अध्यापन में इसका उपयोग संभव नहीं है। इसके अलावा इसमें प्रश्नों की संख्या अधिक होने के कारण छात्र प्रश्न पलटते, जैसे कि रीट का पेपर आपने देखा होगा, वो तो लंबा चौड़ा होता है, तो उन प्रश्नों को पलटते छात्र उबने लग जाता है। इसके अलावा इसमें अनुमान के सहारे भी सही उत्तर दिया जा सकता है, ये इसके प्रमुख दोष हैं। दोस्तों ये है अपना शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन। धन्यवाद। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे अगले अभिकर्मित अनुदेशन की, वो है अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन, या यूं कहें मैथमेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन। धन्यवाद।